The Treetop Cottage. दरख्तों की फिजा में मोहब्बत ने आशियाना पाया, नूरान का वादा, रूहाना की मुस्कुराहट, सितारों ने सुनाया, फूल गिरते हैं, दिए जलते हैं, ख्वाबों का है समा, दो दिलों ने थामा आसमां, शाखों में छुपा जहां। एक वक्त की बात है कि वसीह मैदानों और बुलंदो बहाला पहाड़ों से घिरी एक सल्तनत में एक बादशाह और मलका रहते थे जो अपने इकलौते बेटे नौरान से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसकी पैदाइश के लम्हे से उन्होंने उसे मोहब्बत और ऐशो आराम से नवाजा। खादिम उसके इर्द गिर्द दबे पांव घूमते और उसकी जरा सी ख्वाहिश भी पूरी करने में देर ना करते, और उसके वालिदैन एक लम्हे को भी उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने देते। लेकिन इस सारी परवरिश के बावजूद शहजादा कमजोर और नातवा ही रहा, जैसे कोई कली जो सूरज की रोशनी के बगैर खिलने की कोशिश करे। जब नौरान बड़ा हुआ तो सल्तनत के बेहतरीन हकीम भी उसकी कमजोरी का इलाज करने में नाकाम हो गए। एक दिन हिकमत में मशहूर बूढ़ा हकीम लोकमान बादशाह के दरबार में आया और अर्ज किया, हुजूर वाला, अगर आप चाहते हैं कि शहजादा नौरान तंदुरुस्त और ताकतवर हो जाए तो उन्हें इन चार दीवारियों में कैद ना रखें। उन्हें खुले मैदानों की हवा लगने दे और आगवान के बुलंद पहाड़ों पर चढ़ने दे, जंगली जानवरों का शिकार करने दे और तेज घोड़े दौड़ाने दे। हुजूर, दवाओं से नहीं बल्कि कुदरत से ही इसका इलाज होगा। लेकिन बादशाह ने अपने कीमती बेटे की हिफाजत के खौफ से लोकमान का मशवरा रद्द कर दिया। मगर नौरान ने लोकमान की बातें सुन ली थी और उसके दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी, अपने बालों में हवा की सरसराहट महसूस करने और पाइन के दरख्तों की खुशबू अपनी सांसों में भरने की ख्वाहिश। उसने किसी से इजाजत ना ली, सादा कपड़े पहने और अपने वफादार खादिम के साथ सहर होते ही पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। शिकार ने नौरान को मशहूर कर दिया। दिन रात में बदलते गए, सरसराते जंगलात और तारों भरे आसमान उसका हमसफर बन गए। जब रात गहरी होती तो वो अक्सर गरीब काश्तकारों की झोंपड़ियों में आराम करता, जहां मेहनती लोग उसे रोटी और दूध से तवाज़े करते। उनकी बातें सुनकर नौरान को एहसास हुआ कि वो अपनी राया की जिंदगियों से कितना बेखबर था। जालिम काजी उसके खुफिया हुक्म पर कैद खाने में डाल दिए गए। बेवाओं और यतीमों को रोटी की टोकरियों में छुपे चांदी के सिक्के मिलने लगे और गांव-गांव को उसकी मदद से फैज़ पहुंचा। एक दिन जब उसने तपती दोपहर में कई घंटे तक एक तेज हिरन का पीछा किया तो नौरान और उसका साथी गांव की सरहद पर पहुंचे। प्यास की शिद्दत से बेहाल होकर वो उस गांव के मशहूर चश्मे की तरफ बढ़े, मगर जब नौरान चश्मे के पास पहुंचा तो हैरत से साकित रह गया, क्योंकि चश्मे के पास वो मंजर था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था। दो कदीम और चौड़े दरख्तों के ऊपर एक झोंपड़ी बनी हुई थी, जमीन पर नहीं जैसे आम झोंपड़ियां होती हैं, बल्कि उन मजबूत शाखों की गोद में ऊंचा सहारा पाए हुए। मजबूत डालियां आपस में घुल मिलकर लकड़ी का फर्श थामे थी और चमकदार लकड़ी की सीढ़ी इन जिंदा शाखों में से बल खाकर ऊपर चढ़ी हुई थी। नीचे चश्मे पर लड़कियों का एक हलका अपने घड़े भर रहा था। उनमें एक लड़की जो सुबह की रोशनी की तरह रोशन थी, नौरान की नजर को सितारे की तरह खींच रही थी। नौरान ने उसे पुकारा,
ए हसीना, मुझे पानी पिला दो, मेरा गला प्यास से जल रहा है। खूबसूरत लड़की ने घड़ा भरा और नौरान को देने की बजाय शरारत से मुस्कुराकर ठंडा पानी प्यासी जमीन पर गिरा दिया। बाकी लड़कियां हंसने लगीं जब उसने ये हरकत बार बार दोहराई, घड़ा भरती और खाली कर देती, जबकि नौरान के खुश्क होंठ रहम की भीख मांगते रहे। आखिरकार छठी बार पर उसने उसे पानी दे दिया। जैसे ही चश्मे का ठंडा पानी उसके हलक से उतरा, सुकून की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तुमने मुझे इस तरह क्यों छेड़ा? क्या ये मजाक था या सब्र आजमाना था? नौरान ने पूछा। लड़की ने पुरएतमाद लहजे में सुकून से जवाब दिया, हम अजनबियों का मजाक उड़ाने की आदत नहीं रखते, लेकिन तुम शिकार से गर्म जोश होकर आए थे और हमारा चश्मा पहाड़ों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। कोई अक्लमंद सवार भी अपने घोड़े को उस वक्त बर्फ जैसा पानी नहीं पिलाता जब उसका घोड़ा गर्म हो, तो फिर एक शहजादे के साथ घोड़े से कम परवाह क्यों की जाती? लड़की की बातों ने रोहान को खामोश कर दिया। उसकी खूबसूरती ने उसे हैरान तो किया ही था, लेकिन उसका जहन और पुरसकून वकार उस पर ज्यादा असर अंदाज हुआ। ए दाना लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? नौरान ने पूछा। मेरा नाम रोहाना है। फिर नौरान ने पूछा कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? रोहाना ने जवाब दिया कि मेरे वालिद का नाम आरान है, जो कि एक चरवाहा है। लेकिन आप मुझसे ये पूछ क्यों रहे हैं? अजनबियों को नामों की जरूरत नहीं होती। फिर नौरान ने रोहाना से सवाल किया कि तुम रहती कहाँ हो, कम से कम ये तो मुझे बता दो। रोहाना ने दरख्तों की चोटी पर बनी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया, जिसकी शाखें हवा में होले होले झूम रही थी, और कहा कि ये उसका आशियाना है, जमीन से ऊंचा लेकिन उससे जुड़ा हुआ। और फिर वो नौरान की तरफ मुड़ी और कहा, अब अगर आप अपनी प्यास बुझा चुके हैं तो मुझे जाना चाहिए। ये कहकर रोहाना ने खूबसूरती से सर हिलाया, अपना घड़ा सर पर रखा और लकड़ी की सीढ़ी चढ़ती हुई पत्तों में गायब हो गई। नौरान अक्सर दरख्तों पर बनी झोंपड़ी के नीचे बैठा रहता और रोहाना को उसके बरामदे में जड़ी बूटियां संभालते और खिड़की में बुनाई करते देखता रहता। उसे मालूम हुआ था कि रोहाना रेशम भी काटती है, ऊन को रंगती है और ऐसे कालीन बुनती है जो शाही महल के कालीनों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। फिर एक दिन बादशाह ने नौरान को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अब तुम 20 वर्ष के हो चुके हो, अब शाही शादी का वक्त आ चुका है। बादशाहों और शहजादों की बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन नौरान ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हजूर, मैं अपना इंतखाब कर चुका हूँ। उसका नाम रोहाना है, वो एक चरवाहे की बेटी है और उसका घर कोई आम घर नहीं है, वो दरख्तों के ऊपर बनी झोंपड़ी में रहती है। बादशाह का चेहरा स्याह पड़ गया। उसे चांद जैसी शहजादियां पेश की, लेकिन नौरान अपनी बात पर कायम रहा। मायूस होकर बादशाह ने 2 और खादिमों के हमरा कीमती रेशमी कपड़े और जवाहरात देकर रोहाना का रिश्ता मांगने भेजा। रोहाना के वालिद ने उन्हें खुशी से अपनी बेटी के बुने हुए नर्म कालीन पर बिठाया। वो उस कालीन के नक्शो निगार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आरान से कहा कि बादशाह तुम्हारे घराने को इज्जत देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी शहजादे नौरान से हो जाए। आरान मुस्कुराया, लेकिन उसने अपना सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं बादशाह की सखावत का शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम चाहो तो ये कालीन उसके दरबार में ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बेटी कोई भेड़ नहीं है जिसका मैं सौदा करके बेच दूं। उसकी तकदीर का फैसला वो खुद करेगी। फिर रोहाना उनके सामने नमोदार हुई। उसके सुनहरी बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे। रोहाना ने अपनी नजरें उठाई, जो किसी पहाड़ी झील की तरह पुरसुकून थी। उसने खादिमों से कहा, तो अच्छा, वो शिकारी शहजादा है, तो फिर ये बताओ कि वो क्या हुनर जानता है? उसका हुनर राया पर हुक्मरानी करना है और राया उसकी खिदमत करती है। रोहाना ने सर हिलाया।
طاقت کمزور ہو سکتی ہے، سونا بکھر سکتا ہے، سلطنت ڈھیر ہو سکتی ہے، لیکن ہنر انسان کو مضبوط رکھتا ہے۔ نوران کو میرا پیغام دو، میں اس مرد سے محبت نہیں کرتی جو اپنی ضرورت کی چیز اپنے ہاتھوں سے نہ بنا سکتا ہو۔ جب خادم یہ پیغام لے کر محل پہنچے تو بادشاہ ہنس پڑا۔ اب اسے یقین تھا کہ شہزادہ ہار مان لے گا، لیکن نوران نے بس اتنا کہا، روحانہ ٹھیک کہتی ہے، میں اسے اب کوئی ہنر سیکھ کر بتاؤں گا۔ شہزادے نے ایران سے ایک ماہر بنکار کو بلایا اور محل کے سب سے خاموش کمرے میں دن رات محنت کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں سونے کے دھاگے کھینچتے کھینچتے زخمی ہو گئی تھی، لیکن 1 سال کے اندر اس نے شادی کا ایسا ریشمی جوڑا بنا جو صبح کی دھون کی طرح چمکتا تھا۔ ایک خادم تحفہ لے کر لکڑی کی سیڑھی چڑھتا ہوا روحانہ کی پتوں بھری جھونپڑی تک پہنچا۔ جب روحانہ نے وہ جوڑا کھولا اور اس کے نقش و نگار کو انگلیوں سے چھوا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ درختوں کی چوٹی سے اتر کر شاہوں کے نیچے انتظار کرتے نوران کے پاس آئی۔ اور کہا، اے شہزادے، آپ نے اپنی قدر ثابت کر دی، میں اب اپنی شاخوں سے اتر کر تمہارے تخت کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن وہاں بھی اپنی شاخیں خود اگاؤں گی۔ پھر یوں ان کی شادی ہو گئی۔ 7 دن اور 7 راتیں پوری سلطنت میں جشن منایا گیا، مگر اب بھی سال میں کچھ مہینے روحانہ اور نوران ضرور اپنی درختوں کے اوپر بنی جھونپڑی میں گزارتے، جہاں وہ پرسکون جنگل کے نظارے دیکھتے، مل کر کام کرتے اور دونوں راتوں کو چاندنی نے بیلوں سے لپٹے جھولے پر بیٹھ کر خواب بنتے اور جگنوں کی روشنی تلے کہے لگاتے۔ دن کے وقت روحانہ اپنے ہاتھوں سے پھولوں کو سنوارتی اور نوران تازہ چشمے کا پانی بھر کر لاتا، اور یوں محبت بھری جھونپڑی جنت کا ایک گوشہ لگتی۔